अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। MQM ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। MQM अहम हुकूमती इत्तेहादी जमात है। वफाकी काबीना में उसकी नुमाइंदगी है। काबीना ने 2017 की मरदमशुमारी को मंजूर करके इसे पब्लिक करने का फैसला किया है, तो MQM इस फैसले से खफा हो गई है। MQM को मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र MQM और तहरीक इंसाफ में हुकूमत में शराकतदारी के 9 निकाती मुआहदे में भी मौजूद है। MQM ने 18वीं तरमीम की इस्लाह के लिए नई तरमीम का मुतालबा भी किया है। सूरत हाल नाजुक है। देखिए सूरत हाल क्या करवट लेती है। 18वीं तरमीम धोखा थी। 18वीं तरमीम के नतीजे में उसका सबसे बड़ा निशाना सिंध के शहरी इलाके हैं। क्या सिंध के शहरी इलाकों को इस बड़ी ज्यादती से उनको निकालने और छुटकारा देने के लिए एक और आईनी तरमीम की जरूरत है, और ये हमारा अहम तरीन मुतालबा है। आज ऑपोजिशन को भी इस्तीफों पर लेने के देने पड़ गए हैं। हुकूमत ने प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर या किसी और वजह से न जाने कैसे 2 इस्तीफे मौसूल भी कर लिए और मुस्ताफी होने वालों को तस्दीक या तरदीद के लिए बुला लिया, जिस पर ऑपोजिशन की बड़ी जमात नून लीग कुछ घबरा सी गई है। अब इस्तीफे असल हैं, जाली हैं, किसने स्पीकर तक पहुंचाए हैं, अभी भी सूरत हाल में काफी कंफ्यूजन है। देखिए सूरत हाल क्या करवट लेती है। फंक्शनल लीग के अहम रहनुमा और साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुर्रानी ने भी उधर कोट लखपत में शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की है, जिसने हैजान ज़दा सियासत में एक तूफान बर्पा कर दिया है। दुर्रानी साहिब किसकी इमा पर मिले, क्या पैगाम रसानी हुई और इसका क्या नतीजा निकलेगा। नेशनल डायलॉग का फिर से चर्चा है। ट्रैक 2 डायलॉग कहाँ हो रहा है, कहाँ होगा, कैसे होगा, किस किस के दरमियान होगा और इससे क्या तब्दीली रूनुमा होगी। सूरत हाल में काफी सवालात हैं। देखिए ये सूरत हाल क्या करवट लेती है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को बाहमी तौर पर एक दूसरे के करीब लाने के लिए ट्रैक 2 डायलॉग का आगाज वक्त की जरूरत है। दोनों किसी तरह से वापस पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट में अपनी गुफ्तगू शुरू करें। हम ये चाहते हैं कि इस्तीफों की आग लगने से पहले पाकिस्तान की सियासत के अंदर देखें, इस टकराव में कोई नहीं जीतेगा। इस टकराव में लड़ने वाला, जीतने वाला भी हारेगा और हारने वाला भी हारेगा। और मौलाना फजलुर रहमान जो आजकल हर मामले को इंतहा पर सोच रहे हैं, उन्होंने अपनी जमात के अंदर मुखालिफ आवाज़ों को पार्टी से निकाल बाहर किया है। उनके करीबी रुफका का लहजा सख्तर हो रहा है। नैब के सवालनामे और मौलाना की तलबी पर भी उनका रद्द-ए-अमल सख्त है। सूरत हाल तशवीशनाक है। देखिए सूरत हाल क्या करवट लेती है। वो तमाम अहम बात जिनका हल पार्लियामान में होना है, जिनका हल पार्लियामान में मिलेगा, उसकी तलाश पार्लियामान से बाहर जारी है। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत से ऐसे सवालात जिन पर कानूनी तकनीकी तौर पर राय क्या होनी चाहिए, साहिब फैसला क्या हो सकता है और हुकूमत क्या सोची, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पार्लियामान के पास हल नहीं। बाबर साहब आखिर मशवरे हुकूमत को क्या दे रहे हैं। बाबर साहब पहला सवाल इस मामले पर रख लेते हैं। सेनेट इंतखाब, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, आपकी कानूनी और तकनीकी तौर पर राय, क्या ये बेहतर फैसला है? आप अटर्नी जनरल की राय से मुत्तफिक हैं कि 2017 के एक्ट के नीचे तब्दीली जो है उसके नीचे वोट इस तरीके से डाला जा सकता है, शो ऑफ हैंड के जरिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आयशा। मैं इस साल की और बीते हुए साल की जो आने वाला है, इन दोनों को मिला के सबसे अहम एक पहले मैं कौम से बात करना चाहता हूँ आपके ज़रिए से, और वो ये है कि ये कोविड-19 की जो 2-3 सूरतें नई सामने आ गई हैं, एक पुरानी थी, एक और आई, एक अफ्रीकन, वो भी लंदन से ख़बर आ रही है। तो उसमें अपने प्यारों से, अपनी ज़िंदगी से, अपने बच्चों से प्यार कीजिए, इर्द गिर्द जो काम करने वाले हैं उनसे भी प्यार कीजिए, इसलिए कि किसी का कहना है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसलिए ज़िंदगी पे मरता हूँ। तो ये मास्क है जो फ़िलहाल सबसे बड़ी हिफाजत है हमारे लिए। कोविड-19 हकीकत है और बहुत सीरियस किस्म की वबा है, बला है, इब्तला है और मुसीबत है। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान समेत सारी दुनिया के लोगों को इसको जल्द अज जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रब्बे करीम इससे निजात दे हमें। अब आपके जो सवाल है कि क्या ये ऑप्शन दुरुस्त था या नहीं था, ये ऑप्शन अगर आप वापस चलें 2006 में, तो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा गया
शहीद बीबी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, उसका आर्टिकल 23 आप निकाल के किसी वक्त पढ़ लें, अभी कहीं सर्च वाले आपको निकाल के देंगे। उसमें उन्होंने लिखा कि वोट खुला होना चाहिए और आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, ओपन एंड आइडेंटिफाइबल वोट होना चाहिए सेनेट के इलेक्शन में। लफ्ज़ हैं, मैं लफ्ज़ बलफ्ज़ आपको कोट कर रहा हूँ। उसका मतलब क्या था? जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं, सेनेट एक्ट 1975 एक कानून था जो अर्स्टवाइल हो गया, इसलिए कि अब उसकी जगह पे एक नया कानून 2017 में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बनाया, वो है इलेक्शन एक्ट 2017। हर दफ़ा ये इल्ज़ाम लगता था और हर दफ़ा ये बात सामने आती थी कि सेनेट में लोग बिक गए जी, ज़मीर फरोशी हो गई, हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, पैसे चल गए और लोगों ने वोट को इज़्ज़त नहीं दी बल्कि नोट को इज़्ज़त दे दी। अब जो नोट को इज़्ज़त देने वाले वो वोट की इज़्ज़त का आजकल मुहिम चला रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप आर्टिकल 23 निकाल के पढ़ लीजिए। और उसकी रोशनी में फिर एक फ़ैसला भी आया बाद में, वो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से नहीं था बल्कि MKM और फंक्शनल लीग ने 2 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजी थी और उस पर जस्टिस जमाली साहब हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस थे उस वक्त, उनके दौर में 3 मेंबरान ने, जिसको फुल बेंच कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उसने एक फ़ैसला दे रखा है। उसकी रोशनी में हमने एक सवाल किया और एक सवाल भेजा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। यही वो सवाल यही है जो आप कह रही हैं कि क्या इन हालात में हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना ज़रूरी नहीं है, वोट को इज़्ज़त देना ज़रूरी नहीं है। और हमने ये सवाल एक आइन का आर्टिकल है 186 186 उसकी रोशनी में भेजा है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पे फैसला करना है और ये इसलिए किया इस हुकूमत ने कि आपको याद होगा कि पिछले दौरे हुकूमत में अपने 20 KP में जो गवर्नमेंट थी, मैं कौम के सामने ये रखना चाहता हूँ, 3 वोटों के साथ अक्सरियत थी इमरान खान की वहाँ पे, लेकिन जब ये इल्ज़ाम सामने आया तो उन्होंने 20 अपने जो MPs थे उनको निकाल दिया पार्टी ने और उनके खिलाफ तहकीकात की गई। तो इसलिए हुकूमतें तो उनके पिछले दरवाजे से लोग मिल जाते हैं, उनके लिए बाबर साहब बड़ी माजरत के साथ कि मैं इसी सवाल को जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं इसको अब 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगी। एक इसका सियासी एंगल बनता है और एक तकनीकी या जिसको हम लीगल साइड कह लें। आपका एक स्टेटमेंट जो मैं यहाँ पहले कोट करना चाहूंगी, ये 4 जुलाई 2010 का आपका स्टेटमेंट है जिसमें आप कहते हैं कि अगर अदलिया पार्लियामेंट के इख्तियार संभालना शुरू कर दे तो फिर टकराव की सूरत खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाती है। अगर पार्लियामान अपने मामलात हल नहीं करेगी और करने के काबिल नहीं समझती और वहां जाती है तो इसका मतलब है पार्लियामान खुद अपने मसाइल लेकर जा रही है। अब सवाल आपसे ये, आपने एक हवाला दिया है गुज़िश्ता हुकूमत का, मगर मैं आपको गुज़िश्ता साल का इसी हुकूमत का हवाला देती हूँ। जब चेयरमैन सेनेट के लिए कल अदम तहरीक आई तो उस वक्त आप लोगों ने यह काम क्यों करने की कोशिश नहीं की जब आपके नंबर कम और अपोजिशन के ज्यादा थे? यह है सियासी एंगल। और जो पहला मैंने रखा है वो उसकी टेक्निकल साइड है कि आप पार्लियामान के अंदर जब तमाम सियासी जमातें थी वहां आपने इसको हल करने की कोशिश क्यों नहीं की? एंड टाइम पर, इंतखाब के टाइम पर आकर आप इसको कोर्ट लेकर जा रहे हैं। पार्लियामानी कुव्वतों को फैसला नहीं करना चाहिए, हक तो आपके पास है। अच्छा, इसके 2 हिस्से हैं जो आपने कहे। पहले हिस्से का ये कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको अदालत को नहीं संभालना चाहिए। आई मेंटेन माई पोजीशन इवन टुडे कि अदालत को पॉलिटिकल इश्यूज नहीं हल करने चाहिए, लेकिन जो पॉलिटिक्स है उसमें अदालती फैसले और एक मुतवाज़ी अदलिया बना के टेलीविज़न के शोज़ के ऊपर या जो नाकाम जलसे हैं उनके ज़रिए से आपको फैसले बाहर नहीं करने चाहिए। जब आईनी कोई इबाम पैदा होगा जिस तरह से अब है कि क्या सूरत है कि क्या शो ऑफ हैंड के ज़रिए से, जिसको ओपन आइडेंटिफाइबल वोट कहते हैं, एक्सप्रेशन ये उसके लिए यूज़ होता है, उसके ज़रिए से हम करें इलेक्शन। और दूसरा तरीका ये था कि गवर्नमेंट पहले ऑर्डिनेंस करती और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाती अगर कोई पॉलिटिकल इंटेंट होता। ये सिंपली मैं ये जो जुमला कहना चाह रहा था वो मैं दोबारा कहने लगा हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट जो है उसको सूट करता है पिछले दरवाजे से बंदे तोड़ के, तो वो अपने सेनेटर्स की तादाद बढ़ा सकती है। ये पहली गवर्नमेंट है जो ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो छोटी पार्टियां उनको भी अपना हिस्सा मिलेगा और आइडेंटिफाइबल, जिसका जितना हिस्सा है, जितना जुस्सा है, उतना वो करे। दूसरा जो आपके सवाल का हिस्सा था कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ, चेयरमैन का वो इलेक्शन था और उसमें हमारी तरफ तादाद कम थी और दूसरी तरफ तादाद ज़्यादा थी। जब वो यू मेड दी सेम पॉइंट, तो लोग गए ना किसी तरफ, जो गए थे उनके बारे में दोनों पार्टियों ने ये कहा कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई और कार्रवाई नहीं कर सकता। जिस पार्टी के टिकट पे कोई जाता है आइन के आर्टिकल 63 के मुताबिक वही उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये ऐलानात होते रहे, उन्होंने कहा हमने बंदे ढूंढ लिए हैं, दोनों पार्टीज ने कमेटीज भी बनाई जो इस वक्त PDM की जो बड़ी पार्टीज हैं,
और उसके बाद नतीजा क्या निकला, किसी को शोकाज आयशा नहीं किया गया। उसका सबब ये था कि दाल में कुछ काला नहीं था, मेरे ख्याल में आधी दाल काली थी, वरना किसी के खिलाफ तो एक्शन होता। अगर बाबर साहब माजरत, लेकिन फिर आप हुकूमत की इंटेंट की बात कर रहे हैं बाबर साहब, जब वो तहरीक लाई गई तो अदम एतमाद की, तो उस वक्त से पहले आप लोगों ने ये कोशिश क्यों नहीं की जिसकी बात आप आज कर रहे हैं? हुकूमत आज जब सेनेट इंतखाब पर आकर ये बात करी है, उस वक्त आपकी हुकूमत को करीबन 1 साल हो रहा था, उस वक्त क्यों नहीं हुकूमत ने कोशिश की कि उससे पहले आते साथ ये कानून साजी कर ली जाती? अच्छे ताल्लुकात और मामलात भी रहे आपके ऑपोजिशन के साथ। आप दोहरा रही हैं वही बात जिसका पहले आपने सवाल किया था, जिसका जवाब मैंने दिया है। बात यह है कि मरहला इलेक्शन का अब आया है, उस वक्त इलेक्शन का मरहला नहीं था, उस वक्त डिसिप्लिन का मरहला था। डिसिप्लिन के मरहले में जिसका पार्टी का डिसिप्लिन वायलेट होगा वो अब इलेक्शन एक्ट 2017 में भी लिखा हुआ, और पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल है 1973 का, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 63 उसमें 63A उसमें ये लिखा हुआ है तरीकाकार। ये तो उनका काम था, लेकिन किसी वक्त भी जब कोई इबाम पैदा होगा, इलेक्शन एक नाजुक मामला है, इसलिए कि उस पर सवाल उठते हैं। हम सवाल ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास गए। 2 इवेंचुअलिटीज़ हैं, एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सदर के रेफरेंस से इत्तफाक करती है और वो अफर्मेटिव में जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि जी ठीक है, हुकूमत कानून के नीचे फैसला कर सकती है, उस सूरत में हम कानून साजी कर लेंगे। कानून साजी के 2 तरीके हैं, एक ऑर्डिनेंस इशू हो सकता है, दूसरा पार्लियामेंट में जा सकते हैं। जो दूसरी सूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना कर देती है, तो फिर जाहिर है जो मौजूदा सिस्टम जिसके तहत पहले इलेक्शन होते रहे, लेकिन अदालतों ने भी बारहा और सारी कौम बारहा ये कहती रही है कि सेनेट इलेक्शन में गड़बड़ होती है, और उसका सबूत भी सामने आया 1 से ज़्यादा मरतबा। इसलिए ये वही, अगर ये आपकी बात मैं लूँ ना, तो फिर पिछली 2 हुकूमतें रहीं और उससे पहले जनरल मुशर्रफ साहब ने एहतसाब का कानून बनाया था, वो तो एक अमेंडमेंट भी नहीं कर सके। हमने आते ही उसको भी हाथ लगाया था। एहतसाब के कानून में पहली दफ़ा 2 हुकूमतों ने 5-5 साल का टेन्योर पूरा किया। इमरान खान ने पहले साल में एक ऑर्डिनेंस दिया, वो ऑर्डिनेंस मर गया सेनेट में, पड़े हमारी अक्सरियत नहीं थी। अब लोगों को जो मसला है वो यही है कि सेनेट में जब गवर्नमेंट को अक्सरियत मिल जाएगी तो कानून साजी तेजी से, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, पहले क्यों नहीं है, वो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा छोटा सा इसका जवाब चाहूंगी। एक रेफरेंस पहले भी हुकूमत की तरफ से गया था, एक जज साहब मोअज़्ज़ज़ जज को लेकर, वो हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ा। अगर ये भी बाहर आ जाता है, रद्द हो जाता है, वहां से मुस्तरद होता है, कानूनी सियासी असरात होंगे? ये पर रूटीन है, नॉर्मल है? आयशा, वो चूंकि सब जुडिस है मैटर, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। उससे पहले भी एक रेफरेंस गया था, मैं लेके गया था, वो रेफरेंस आज तक पेंडिंग है। और लेकिन रेफरेंस वो था भुट्टो साहब के केस के हवाले से, और मैंने रिज़ाइन किया उसके दौरान, लेकिन उस रेफरेंस का अभी तक फैसला नहीं हुआ। वो जो मुतासरा पार्टी है उन्होंने कभी मेरे बाद दरख्वास्त ही नहीं दी कि उस रेफरेंस को फिक्स किया जाए। रेफरेंसेज और भी हैं। चलें, अब कानूनी बाद में बातें कुछ और करते हैं। कुछ सियासी मामलात हैं, काफ़ी सियासी हिद्दत बढ़ी हुई है। पीडीएम ने एक डेडलाइन दी है, हुकूमत के सामने रखी है, बल्कि मौलाना साहिब ने तो आज भी कहा है, वज़ीर आज़म के इस्तीफे की बात की। हुकूमत कितना संजीदगी से ले रही है पीडीएम की डेडलाइन को, उनके इस्तीफों के ऐलान को? हिकमत अमली क्या है गवर्नमेंट की? मशवरा क्या है आपका? मैं एक छोटा सा सवाल आपसे वो वसीम बादामी वाला मासूम सा पूछ लूँ। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, लाहौर में, मुझे बताएं कि लाहौर में सर्दी है या गर्मी है? सर, लाहौर में भी सर्दी है, फॉग स्मॉग सब कुछ, और अच्छी खासी ठंड है यहाँ पर। कोई इस्लामाबाद की ठंडक ये सियासी शिद्दत कम नहीं कर रही? सुनिए, ये हिद्दत वहाँ है जहाँ पे ये डब्बा लगा हुआ है जिस पे सामने मैं और आप बोल रहे हैं। जिस तरह उस कमरे में गर्मी है, जिस कमरे में हीटर लगा हुआ है, ठंड है मुकम्मल, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। तो बाबर साहब, आप ये ऑपोजिशन के सारे जलसे जुलूस और जो आपको वो चैलेंजेस दे रहे हैं, आप इसको समझ रहे हैं आर्टिफिशियल है? मतलब है खुद ही पैदा करता है, कोई असर हुकूमत को नहीं हो रहा इसका? अगर असल होता तो 2 जो आपने कहा अभी अपने इंट्रो में कि 2 रेजिग्नेशंस आ गए, उनके ऊपर स्पीकर साहब ने कहा है कि उनके ये दस्तखत हैं। और रेजिग्नेशन जब जाता है तो 2 उसके तरीके हैं, या तो जिसका रेजिग्नेशन है वो लिख के उसको वापस करेगा, वापस लेगा, विड्रॉ करेगा, या वो रेजिग्नेशन मंजूर हो जाएगा।
इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? वो चले जाए ना। नहीं बाबर साहब, बट इसमें कंफ्यूजन है ना। वो कह रहे हैं कि हमने इस्तीफे दिए ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमारी तो क़यादत के पास मौजूद हैं, बल्कि कल तो ये भी कहा गया शायद उनके क़यादत के पास भी पहुंचे हैं या नहीं। तो ये वहां कौन से इस्तीफे चले गए हैं, कुछ आपने पता करने की कोशिश की? और फिर इस तरह के इस्तीफे भेजे हैं तो तब पहुंचे हैं ना। ये तो स्पीकर साहब के पास, ये स्पीकर के पास कोई जाके इस तरह से उनके हाथ में नहीं पकड़ाता। एक सेक्रेटेरिएट है पूरा असेंबली का, बहुत बड़ा, जिसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, और वो छान फटक करके फिर वो रखा गया कि ये इस्तीफे पहुंचे हुए हैं। इसके बारे में फिर रूल 43 के मुताबिक उन्होंने उनको कहा है कि इसके बारे में आके आप अपनी वजाहत दे दें। अच्छा, इसका अगर आप इसके बाद जो शोर शराबा उठा है उसका नतीजा सिर्फ एक निकलता है, वो ये निकलता है कि इस्तीफों के बारे में ये सीरियस नहीं है। वो डर गए इस बात से कि 2 लोगों ने डायरेक्ट क्यों इस्तीफे भेजे। आपने इस्तीफे देने हैं, असेंबली में नहीं बैठना, ये निजाम आपको अच्छा नहीं लगता, तो 2 लोगों के इस्तीफे फिर जाके कह दीजिए ना। इनके बाबर साहब, अगर देने वाला तरदीद कर रहा है, वो जमात तरदीद कर रही, तो उस इस्तीफे की कानूनी हैसियत क्या होगी? जस्ट अ मिनट। जब इस्तीफा गया है, जहां कानूनी हैसियत का तयन स्पीकर करेंगे, एक। दूसरा ये है कि वो 3 बातें कह रहे हैं। एक, वो ये कह रहे हैं कि ये इस्तीफे जाली हैं। इस्तीफा जाली का मतलब ये है कि उनका लेटर हेड किसी ने बनाया, फिर उसके ऊपर उनके दस्तखत जो कॉपी किए। ये तो दरख्वास्त दे दें स्पीकर को और फोरेंसिक करवा लें, FIA को भेज देते हैं। लेबॉरेटरी लाहौर में बड़ी लेबॉरेटरी एक मौजूद है पंजाब पुलिस की, वहाँ उसको हम भेज देते हैं, वहाँ से वो चेक करवा लें। एक। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि हमने इस्तीफे नहीं देने। असल बात तो ये है, इसका मतलब जो निकलता है नटशेल वो ये है कि हमने इस्तीफे देने ही नहीं है। इसलिए कि अगर इस्तीफे देने हैं तो 83 लोगों में से अगर 2 के इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। अच्छा, फिर साथ वो ये दावा करते हैं कि पूरी कौम इस सर्दी में उनकी गर्मी पैदा करने के लिए बाहर निकलने वाली है, तो इलेक्शन में दोबारा निकल आएगी। आप दोबारा इलेक्शन आके लड़ लीजिएगा। जिस तरह देखें ना, दूसरी जो पार्टी है उसने 3 इलेक्शन, एक तरफ कहते हैं इस्तीफा देंगे, सिंध असेंबली की कुर्बानी देंगे, तीसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जनाब फौरी तौर पे ज़िमनी इलेक्शन करवा दीजिए ताकि सेनेट में हमें एक आध वोट ज़्यादा मिल जाए। वो जो 3 MP है वहाँ से रहते हैं, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है। देखिए, 2 निज़ाम चल रहे होते हैं। एक निज़ाम वो है जो मैं आप चला रहे हैं, एक निज़ाम है कुदरत का। A lie has no legs to stand upon। झूठ के पाँव नहीं होते, साबित हो गया। ये अब आपकी हुकूमत, वुज़रा सब ये बार बार कह रहे हैं PDM का इत्तेहाद कमज़ोर है, ये जो कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, ना ऐसा कुछ होगा। क्या हुकूमत की तरफ से अंदरूने खाना कोई कोशिश हो रही है कि PDM के साथ मुज़ाकरात, क्योंकि आजकल हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए भी बड़ी ऐसी थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू आ रही है कि हम तो चाहते हैं मुज़ाकरात हों, आए पार्लियामान में बात करते हैं। आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि PDM में कोई अलहदा हो जाए, कुछ इत्तेहाद में दरार आए, किसी के साथ हम मिल जाएं, कोई आपस में खफगियां हो, कोई हुकूमत बिहाइंड द डोर्स कुछ ऐसा कर रही है, एफर्ट्स हो रही हैं? देखिए, 3 सामने दीवार पे लिखी हुई बातें आप सुन लें, उसके बाद आप फैसला करें हमें कोई कोशिश करने की जरूरत है दरार डालने की। पहला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी उनके खिलाफ उठ के खड़ी हो गई है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई और बेटे ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, वो असेंबली में बैठे हुए हैं। उनके समधी ने और उनके और घरेलू रिश्तेदार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मोहतरम है, खातून भी एक आती हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, फर्स्ट ब्लड रिलेशन वाले हैं, वो भी इस्तीफा नहीं दे रहे। एक तो ये आप सामने रखिए, दूसरा ये सामने रखिए कि जो आप कह रही थी कि कोई मिलने गया और शहबाज शरीफ साहब डायलॉग चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने मरियम के बयानियों को मुस्तरद कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उनको बाजी की जो एक्सप्रेसो काफ़ी पीना वहाँ पे लंदन में और पिज़्ज़े खाना है वो उनको ज़रा पसंद नहीं है, अकेले अकेले मत खाएं। तो ये 2। और तीसरा ये है कि पीपल्स पार्टी नहीं, बिलावल साहब ने जो उसके हेड हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम सिंध हुकूमत कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको कह के जा रहा हूँ, ज़रा नोट कर लीजिएगा, वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरी तैयारी हो रही है। बाबर साहब, एक ब्रेक लेते हैं। वाकई मुलाकात हो रही है, आखिर मुज़ाकरा चाह कौन रहा है, पैगाम कौन भेज रहा है, और ये ट्रैक 2 डायलॉग जिसकी बात की जा रही है, जिसका पूरा खाका तैयार है, ये खाका है किसके पास, सबकी पोजीशन इस खाके पर क्या है, बाबर साहब से जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान साहिब आज हमारे मेहमान हैं फेस टू फेस में। बाबर साहब, सवाल ये कि गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात रही जिसका बड़ा चर्चा हुआ, आपने भी अभी हवाला दे दिया, ये
हुकूमत कहाँ पर है इस पूरी के अंदर? मुज़ाकरात आपकी तरफ, क्योंकि आपके इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग फंक्शनल, दुरानी साहब पहुंचे हैं और उन्होंने वहां जाकर कहा कि ट्रैक 2 का पूरा खाका तैयार पड़ा है, श्योरिटी दी है कि आप नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़ें और आपके मामलात आसान हो जाएंगे। ये हुकूमत ने भेजा है? देखिए, दो चीज़ें आप जहन में रखिए कि गवर्नमेंट के साथ सिर्फ एक फोरम है जहाँ पे गुफ्तगू की जा सकती है और उस फोरम से ना कोई भाग सकता है और ना कोई इनकार कर सकता है। वो फोरम है जो कौमी पार्लिमान है। ये जो पार्लिमान है, इनके अंदर इससे पहले भी मुख्तलिफ इशूज़ पे गुफ्तगू हुई है। अपोजिशन के इस वक्त सिर्फ 3 मसले हैं छोटे छोटे। सबसे पहला जो मसला है, मरियम साहिबा के जिस फ्लैटों में उनके अब्बा जी रहते हैं, भाइयों ने कहा मुझे नहीं पता। एक भाई ने कहा कि अम्मा जी के नाम पे भी कुछ प्रॉपर्टी है मरहुमा, और दूसरे ने कहा कि मैं किराया देता हूँ। मरियम तो कहती है मेरा लंदन में क्या पाकिस्तान में कुछ नहीं है। लेकिन आप केस निकाल के पैनामा वाला पढ़ लीजिएगा कि जो फ्लैट्स हैं उनकी बेनिफिशियल ओनरशिप मरियम साहिबा के पास है। और वो ये भी कहती हैं कि उनके पापा बहुत मरीज़ हैं, वो ऑन रिकॉर्ड एंड उनका क्लिप चला लें बेशक आप। वो ये कहती हैं कि मेरे अलावा उनका दूसरी बहन समेत जितने भी उनके दोनों बेटे हैं, कोई अच्छा उनकी तीमारदारी नहीं कर सकता। इसी ग्राउंड के ऊपर उन्होंने बेल ली थी एक दफ़ा। अच्छा, एक पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू ये है कि एक आसान बड़ा सादा सा उनके अब्बा जी का मुतालबा है। वो ये कहते हैं कि आप एक ताला उन्होंने कहीं से मंगवाया, लंदन के किसी बहुत माहिर किसी ताले बनाने वाले से उन्होंने बनवाया। वो कहते हैं कि ये ताला चाबी मेरे पास होगी, जब आप ये ताला नैब के दफ्तर के बाहर लगाएंगे गवर्नमेंट, और मेरे भाई जी को छोड़ेंगे, वो जाके उसमें एल्फी डालेगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा और जमहूरियत को कोई ख़तरा उसमें नहीं रहेगा। और तीसरा ये कि ओवरऑल एनआरओ मांगते हैं जो आपके पास है वो मेरे ख्याल में, और आप जब चाहें मैं दोबारा आपको भिजवा सकता हूँ, कि 34 सेक्शंस की 38 सेक्शंस का टोटल लॉ है। नैब ऑर्डिनेंस जो 38 उसके सेक्शन है, 34 सेक्शंस की, उनमें से 3 मैं बता देता हूँ। एक तो ये कि 1 अरब रुपए से कम अगर कोई खाता है, यानी 999 करोड़ रुपए अगर कोई खाता है, यानी 99 करोड़ अगर कोई खाता है, तो उसको आप कहेंगे जी कि ये करप्शन नहीं है। दूसरा वो ये कहते हैं कि नैब में जितने भी मामलात हैं उन सबको ट्रांसफर कर दिया जाए किसी को एससीसीपी के पास। मगर बाबर साहब, ये जो डेवलपमेंट हो रही है बड़ा मैटर कर रही है। आपके इत्तेहादी हैं दुरानी साहब को किसने भेजा शहबाज शरीफ के पास? पहले बिलावल भुट्टो मिलते हैं। हुकूमत समझ रही है कि शहबाज शरीफ को यूज कर कुछ आसानी ऑपोजिशन की तरफ निकल सकती है। यहाँ किरदारों की बात हो रही है, नेशनल डायलॉग की बात हो रही है। हुकूमत कहाँ है? आप कहते हैं आप कहीं भी नहीं इस पूरे में। अच्छा, अब मैं तीसरी बात करने लगा हूँ। तीसरी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो रेलेवेंट होना चाहते हैं। उसमें आपका जवाब है। रेलेवेंट होने के लिए वो फरमाइशी मुलाकातें करते हैं, फरमाइशी खबरें लाहौर से अपने पसंदीदा रिपोर्टर्स के ज़रिए से चलवाते हैं, फिर पसंदीदा लोग जो डब्बे में बैठ के वो गुफ्तगू करते हैं और गर्मी इतनी दिखाते हैं जिसका हिसाब ही नहीं होता। जो असल इशू है वो 2 हैं कि हम एनआरओ देने के ऊपर इमरान खान की गवर्नमेंट कभी बात नहीं करेगी। दूसरा ये है कि जो मुकदमात चल रहे हैं उनके रिलीफ के लिए या तकलीफ के लिए दोनों सूरतें ट्रायल के बाद ही तय करेंगे कानून के मुताबिक, और वो करेंगे फोरम्स जिनके अंदर ये सारा कुछ पेंडिंग है। किसी जगह को ट्रायल और किसी जगह को अगर अपील है तो वो अदालतों ने तय करना है। कोई मुतवाज़ी सियासी अदालत एनआरओ वाली जो जिस तरह से पहले खुली थी कि सारे मुकदमे खत्म हो गए, वैसी नहीं खुल सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसको फिर दोबारा से फ्रेज करूंगी बाबर साहब इस सवाल को। पहले तो बड़ा अप्रिशिएट करूंगी कि हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की इतनी फरमाइशें पूरी कर रही है कि मुल्क से कोई लीडर उठ के जब आना चाहे शहबाज शरीफ फरमाइश करें तो वो बड़े आराम से मिल सकता है। ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। दूसरा, नेशनल डायलॉग की बात जो है, अभी आपने कहा कि कैसे होगी बातचीत और क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। दुरानी साहब जो बात कर रहे हैं, आज उन्होंने किरदारों की भी बात की और उन्होंने किरदारों में अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट का नाम भी लिया है। मेरा फिर आपसे वही सवाल है कि अगर कहीं इस नेशनल डायलॉग की ट्रैक 2 का पूरा एक जिसे कहा जाए खाका भी मौजूद है, बातचीत हो रही है, यकीन दहानियां दी जा रही हैं, हुकूमत क्या वाकई माइनस है इस पूरी कंडीशन में, या ये किसी और जगह की, किसी और सैयारे की गुफ्तगू है, यहाँ पाकिस्तान की नहीं है? देखिए, ये जो खाका है किसी खाक पे उंगलियों से किसी ने खींचा होगा, बाकी किसी जगह कोई खाका मौजूद नहीं है। दूसरा ये है कि मैंने आपको पहले हवाला दिया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, उसके आर्टिकल 23 का मैंने आपके सामने रखा, और जो 22 है उसमें लिखा हुआ है, उसका मैं तर्जुमा एक लाइन बोल देता हूँ कि पाकिस्तान की ये दोनों बड़ी जमातें फौज के साथ कोई राब्ता करके किसी जमहूरी हुकूमत को तोड़ने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। ये उन्होंने लिख के रखा। आप कहते वो क्या है? पहले वो कहते हैं कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते
और उसके साथ फिर 2 वो DGISI और आर्मी चीफ का भी इस्तीफा मांगते हैं, और अगर वो नहीं देते, और फिर वो दूसरे 2 जब अगर इस्तीफा नहीं देते, जो फौज के सरबराहान हैं, एक सरबराह है, दूसरे DGISI हैं, नहीं देते, तो फिर फौज उनको हटा दे। ये क्या कह रहे हैं लोगों को? आइन तोड़ने के लिए कह रहे हैं ना, ये क्या कह रहे हैं लोगों को? बगावत के लिए उकसा रहे हैं ना। तो इसलिए डायलॉग इनके साथ, अच्छा फिर जो मौलाना साहब हैं उनके साथ, देखिए इस पे तो बहुत बात हो चुकी है, मैं नई बात करना चाहता हूँ। बाबर साहब मुझे ये कहिए, आपने 2-3 बार चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हवाला दिया इस गुफ्तगू में। पीटीआई इस वक्त यहाँ खड़ी है कि उसको इन दोनों जमातों के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हवाला देना पड़े सियासी तौर पर ताकत और तकवीयत हासिल करने के लिए। इसका मतलब है फिर ऑपोजिशन ने प्रेस तो किया है, हुकूमत को पुश तो किया है पीछे को। ये आईना दिखा रहे हैं हम उनको। अच्छा चलें, आपकी इत्तेहादियों की बात कर लेते हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद के मसले छोड़ देते हैं। MQM की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी और आज भी बात की गई है 2017 की मरदमशुमारी को लेकर, वो इसे मंजूर नहीं, काफ़ी खफा हैं। आपको कोई परेशानी है अपने इत्तेहादियों को लेकर, या आप समझते हैं कि ये गैर ज़रूरी शिकवे हैं MQM के? नहीं, मैं नहीं कहूँगा आई विल बी वेरी फेयर कि गैर शिकवे नहीं है। जो सवाल उठे थे और उनके जवाब उस वक्त ही आ जाने चाहिए थे, लेकिन एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है और उसके नतीजे में जो उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट, आई थिंक इंटीरियर मिनिस्टर साहब की ड्यूटी लगेगी कि वो, और 1-2 और मिनिस्टर्स हैं, कि वो बैठ के तहफ़्फ़ुज़ात को किस हद से दूर किया जा सकता है। वो इत्तेहाद में तो हैं, लेकिन जो उनके बात है उसमें वज़न है। तो हल है कोई हुकूमत के अंदर, कोई मशवरा? क्योंकि अब तो बैठते तर्जुमान भी बैठते हैं काबीना में कि एड्रेस कैसे करना है। गवर्नमेंट कैन मेक द ब्रिजेस, कैन बिल्ड द ब्रिजेस ऑलवेज। अगर किसी जगह कोई राय का इख्तलाफ आता है या किसी का कोई, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि कोई जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं, तो पहले भी दूर होते रहे, अब भी दूर होंगे इंशाल्लाह। फ़रोग नसीम साहब MQM की तरफ से थे, वज़ीर कानून भी हैं। MQM इतना वैसे अब उनको अपना तस्लीम नहीं करती, अगर कोई सवाल भी रखा जाए उस तरह से। आप जब से काबीना के अंदर आए हैं, वो उस तरह से फ्रंट फुट पर नहीं दिखते, नज़र नहीं आते हैं। उमूर बाबर आवान साहब भी ज़्यादातर देख रहे हैं, हकीकत यही है। वो बीमार थे, आपको पता है, कोविड था उनको। जी बिल्कुल था सर, उसके बाद भी जो मेरा काम है पार्लियामेंट से रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर साहब के वकील की हैसियत से, पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में एक वकील की हैसियत से, वो मुझे जो करने होते हैं वो मैं सारे करता हूँ, लेकिन मिनिस्ट्री तो जाहिर है उन्होंने ही चलानी है, वही चलाते हैं। बाबर साहब, अभी हालिया गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि बगैर तैयारी के हुकूमत में नहीं आना चाहिए। इस बयान का कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है, जिस तरह से इसको फिर ट्रांसलेट हुआ और फिर जो वज़ीर आज़म साहब के माजी के वादे रहे, जो बातें रहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं काबीना में जो मुशर्रफ दौर में, फिर आसिफ जरदारी के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। ये मामलात के समझ में ना आने का वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कहा जाना, 2.5 साल बाद तैयारी के ऊपर बात करना, फिर ये कहना कि हमें तो कुछ एनर्जी के मामलात नहीं समझ आ सके, वो नहीं 1.5-2 साल तक पता चल सका। ये डिस्कशंस के अंदर ये गुफ्तगू आपकी रूटीन में, काबीना के इजलासों में, या जब तर्जुमान बैठते हैं, आप लोग बैठते हैं, तो ये होती है कि गवर्नमेंट समझती है, आप लोग समझते हैं कि मामलात हाथ से बाहर हैं, अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं हो पाई 2.5 साल बाद भी? अब मैं ये सवालों का मजमूआ याद करके एक एक कमेंट उस पर कर देता हूँ जो आपने अभी किया। पहला सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर कंपैरिजन दे रहे थे पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी का और नज़्म हुकूमत है, जिसको गवर्नेंस कहते हैं, उसका, और अमेरिका के अंदर जो सिस्टम है गवर्नेंस का, उसका। वो ये कह रहे थे कि जहाँ जो गवर्नमेंट आती है पहले उसको 1.5-2 महीने लगते हैं इस बात पे कि दौड़ दौड़ के नंबर्स पूरे करो, इसलिए कि कोएलिशन अक्सर आती है। दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये फैसिलिटी है कि उसको सारी ब्रीफिंग्स दी जाती हैं। दिस इज़ नंबर 1। दूसरा, जो इस गवर्नमेंट के दौर में, आप लाहौर में बैठे हैं, सियालकोट बहुत नज़दीक है। मैं आपसे खुसूसी तौर पे, बड़ी मोहतरम है आप मेरे लिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप सियालकोट का दौरा कीजिए, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप फैसलाबाद में एक शो करें, सारे बिजनेसमैन आप बुलाएं, उनसे आप पूछें कि इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। मुझे और आपको तो नहीं पता होगा, हमारी दुनिया दूसरी है, उनसे आप पूछें। एक। दूसरा,
वहाँ जो मजदूर है, पावर लूम्स, उनके साथ आप ज़रूर बात करें। आप हैरान हो जाएंगे वो क्या गुफ्तगू आपको बताएंगे। तीसरा, आप कोई बड़े जो इशारे देने वाले सारी दुनिया के जितने भी थिंक टैंक्स उनको कहते हैं, इदारे भी आप कह सकती हैं, उनको आप सर्च करके देख लें कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं। और फिर चौथा, मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। जनरल मुशर्रफ के दौर में मैन इन द यूनिफॉर्म उनको भेजा गया था कि आप जाइए कि इकॉनमी में, आज तो आपकी, मैं ख़वातीन की आपको बात बताता हूँ। इस्लामाबाद में मेरे किसी जानने वाले की हाँ शादी थी, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि जिन बड़े बड़े ब्रांड्स के ऊपर हम गई हमारी ख़वातीन, उन्होंने जाके उनको पैसे देने के लिए कहा कि ये आप क्रेडिट कार्ड से ले लें। उन्होंने कहा जी ये तो मना हो गया, हम तो बिल्कुल सारे पैसे नकद लेंगे, इसलिए कि वो जो पहले होता था वो रसीद जाली बनती थी। अब बहुत से अहम इदारों की जगह के ऊपर जो पैसे आप पे करते हैं वो उनको फौरी तौर पे जो नेटवर्किंग की गई है एफबीआर की तरफ से, उसमें मैं आसान लफ्जों में बात कर रहा हूं, वो चली जाती है। पहली दफा टैक्स बेस में पाकिस्तान की इजाफा हुआ है, पहली दफा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है। यानी कहाँ ये कि 2100 2600 बाबर साहब, इसको तो ये थोड़ा सा टेक्निकल भी हम चले जाएंगे, और दूसरा ये कि अलहदा डिबेट है, टाइम मेरे पास कम है। ये जो आपने हवाला अमरीकी सदारती निजाम का दिया, क्या वजीर आजम पाकिस्तान और हुकूमत अमरीकी सदारती निजाम चाहती है? लेट मी कंप्लीट दिस, जी लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट, इसलिए कि ये बहुत जरूरी है। ऐसे लोग जो आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, मैं इसलिए इसको दोबारा कहना चाहता हूं, ऐसे लोग, इसके लिए आप हफीज शेख साहब से जरूर, मैं उनको कहूंगा आप उनसे रब्ता करें और उनको आप बिठाएं, वो आपको बताएंगे। फिर आप अहमद अजहर साहब से रब्ता करें, वो आपको बताएंगे। मैं ये इसलिए आपकी बात बड़ी जबरदस्त किस्म की, आपने कहा ये टेक्निकल बात है। अब जिन लोगों ने इकोनॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, वो रोज पाकिस्तान की इकोनॉमी को बुरा कह के उसके बाद जाके कपड़े बदलते हैं। ये कितनी ज्यादती की बात है वतन के साथ। दुनिया के सारी के इस वक्त आपकी घड़ी के ऊपर आ गए, मोबाइल के ऊपर आ गए, आप निकाल के टेलीविजन देखिए। बाबर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आपके साथ मुझे जरूर एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा, ब्रेक लेनी है। मगर मईशत का एक आम बंदा अंदाजा लगाता है कि उसकी जेब में क्या है, इस साल में उसकी सेविंग हो सकी या नहीं हो सकी, महंगाई ने कितना मुतासिर किया, ये एक आम आदमी की इकोनॉमी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाबर साहब हमारे साथ हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बाबर अवान साहब, अभी आपने अमरीकी तर्ज के सदारती निज़ाम का हवाला दिया, क्या पीटीआई की हुकूमत ऐसा निज़ाम पाकिस्तान में चाहती है? पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन 2 चीज़ों के ऊपर बड़ी डिबेट होती है सारी जगह पे। फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पे कम होती है, और 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाज़ हिस्से ऐसे हैं जिनके बारे में ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। इसलिए गुफ्तगू करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर कंपेयर कर रहे थे यहाँ जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जिसको ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स हैं उनको, और जो अमेरिका में। बाबर साहब, डेडलॉक है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, पार्लिमानी काम तकरीबन रुका हुआ है, अहम कानून साजी पाइपलाइन में पड़ी हुई है। हुकूमत क्या सोच रही है, इस डेडलॉक से कैसे निकला जाए, कैसे अहम कानून साजी हो सके? इसके 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि आपके जरिए मैं दावत दे देता हूँ, हम इजलास बुला लेते हैं, अपोजिशन आ जाए, जो उन्होंने कानून साजी कौम के हक में करनी है, बेशक रूठ के बैठे रहें, हमारी तरफ ना देखें, आके कौम के लिए कानून साजी में हिस्सा लें। एक, और दूसरा इसका तरीका ये है कि फरवरी तक हम सबको सब्र करना पड़ेगा, फिर जब अक्सरियत हो जाएगी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तो कानून साजी फिर चलना नहीं शुरू होगी। लेट मी एश्योर यू, दौड़ना शुरू कर सकती है वो। आप बिल्कुल ही अपोजिशन को माइनस करना चाह रहे हैं पूरे निज़ाम से? पूरे निज़ाम में हम उनको लाना चाहते हैं बगैर एनआरओ के। उनको आदत होगी, असल में जनरल मुशर्रफ साहब ने 2 दिए ऊपर नीचे, इतनी आदतें ख़राब कर दी सियासतदानों की। बाबर साहब, आपकी राय इस पर क्या है? पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत को अगर तहलील करती है, सेनेट इंतखाब असरअंदाज हो सकता है, और क्या अगर इस तादाद में इस्तीफे आते हैं आईनी बहरान हो सकता है कोई? नहीं, अगर वो असेंबली तोड़ते हैं तो फौरी तौर पे वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट बैठ जाएगी, जो नहीं तोड़ेंगे वो, लेट मी एश्योर यू। और केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान में फिर ये होगा कि सिंध अपनी नशिस्तों से, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, वो सिर्फ सूबा सिंध उनसे महरूम होगा। बलूचिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा, आईसीटी इस्लामाबाद में इलेक्शन हो जाएगा जो कौमी असेंबली करती है, केपी में हो जाएगा, और पंजाब में इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन नहीं रुक सकता, और वक्त लिखा हुआ है कि कब इलेक्शन मुकम्मल करके सेनेटर्स जब रिटायर होते हैं तो उसके बाद फिर नया सेनेट, 50% चूँकि सेनेटर्स रिटायर होंगे, वो शुरू हो जाएगा। आइन में लिखा हुआ है, इसलिए ये आगे पीछे नहीं हो सकता।
नवाज शरीफ का यहाँ से जाना एक अफसुर्दा कहानी बन गई। हुकूमत वापस नहीं ला पा रही, बड़े दावे किए गए, बहुत बातें की गई, मगर अब उम्मीद भी छोड़ बैठे हैं। कोई कानूनी रास्ता है उनको वापस लाने का आपके पास? जी, कानूनी रास्ते उनके लिए दो हैं। एक तो फरवरी में उनका पासपोर्ट जब नहीं रहेगा तो जाहिर है वो गैर कानूनी इमिग्रेंट हो जाएंगे। तो इमिग्रेशन किसी जगह पे अभी भी क्लिक करके आप देखें तो जो गैर कानूनी इमिग्रेंट है उनको उन्होंने पहले भी जो स्टे था 6 महीने बाद उनको निकलना चाहिए था, वो उन्होंने कोविड की वजह से थोड़ी सी रियायत दी थी और वो सब के लिए थी, नवाज शरीफ के लिए नहीं थी। अभी कुछ लोगों को उन्होंने वापस भेजा है, एक ये है और दूसरा एक और भी कानूनी रास्ता है जिस पे हुकूमत चल रही है और उससे हमारे जो मुतलका लोग हैं और शोबे हैं वो राब्ते में हैं। वहाँ वो कौन सा रास्ता है सर? लंदन में नवाज शरीफ साहब की तकदीर है। अच्छा। हमने उनकी मांगी हुई है वहाँ से रुखसती। 2021 में वापसी है फिर उनकी, आप कह रहे हैं? आई कांट गिव अ डेट, इसलिए कि ये फैसला उन्होंने करना है, लेकिन वो रुक नहीं सकते इसलिए कि फरवरी में उनका पासपोर्ट खत्म हो रहा है। तो पासपोर्ट की या रिन्यूअल कराने के लिए पाकिस्तान आएंगे या वहां जाएंगे तो तभी हम उनको कहेंगे चलिए पाकिस्तान में पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर आवाज साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर। बहुत अच्छी कानूनी और पार्लिमानी मालूमात और गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह एक और नशिस्त जरूर आपसे रखेंगे, लेकिन एक दावत देते हैं अपोजिशन को कि बेशक आप रूठे रहें मगर पार्लिमान में आप बैठें क्योंकि कानून साजी करना जरूरी है और अगर ना आएंगे तो फिर बाबर आवाज साहब कहते हैं कि मार्च से आगे सब कुछ उनके हाथ में और हर तरह की कानून साजी करने में हुकूमत आज़ाद रहेगी। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।